हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम। और आप जो सभी एल द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, तो इससे पहले के जो वीडियोस थे जिसमें आपने डिस्कस किया था हमने फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट के बारे में और फॉर्मूला मेनू के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए है आपका डेटा मेनू के बारे में। तो स्टूडेंट्स, डेटा मेनू जो है वो आपको एक सोर्स अवेलेबल करवाता है कि आप जो भी डेटा ले रहे हैं वो डेटा आप किन किन सोर्स से ले रहे हैं और उसमें हम किस प्रकार से फॉर्मेटिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले आपने जो इंसर्ट और पेज लेआउट में आपने पेज को सेट करना देखा, इंसर्ट में जो भी आप इंसर्ट करना चाहते थे वो आपने यहाँ से ऑप्शंस में देख लिए हैं। फॉर्मूले में आपने काफ़ी सारे जो फॉर्मूले थे जिसमें अपने फंक्शन लाइब्रेरी की हेल्प लेके हमने जो फॉर्मूले से हमने अपना वर्किंग किया है। फॉर्मूला ऑडिटिंग वाले ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, कैलकुलेशन वाले देखें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका डेटा ऑप्शंस। तो जो डेटा ऑप्शंस है इसमें हम रिबन में सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम एक्सेस। तो फ्रॉम एक्सेस क्या है कि इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अगर आप किसी दूसरे जो एप्लीकेशंस है जैसे कि एमएस एक्सेस से डेटा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां से डेटा ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, आपको डेटा मेनू में आपको जाना है। गेट एक्सटर्नल डेटा नाम से जो टैब बना हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। आफ्टर द क्लिक फ्रॉम एक्सेस देन यू क्लिक न्यू डेटा सोर्स। तो अभी इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसको डेटा फ्रॉम एक्सेस लेना है तो आपके कंप्यूटर में डेटा सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टेबल जो कि मैंने एमएस वर्ड में जब आपकी क्लास ली थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो एमएस एक्सेस का जो डेटा है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब मैंने एमएस वर्ड में आपको मेल मर्ज के जो ऑप्शन बताए थे उस समय मैंने आपके लिए एमएस एक्सेस में एक टेबल क्रिएट की थी अपने रिलेटिव्स की। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ले ली है। तो जो भी एमएस एक्सेस में जो डेटा बना हुआ है वो डेटा हमारा यहाँ से हमने ले लिया है। और यहाँ से देखिए आप डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सब कुछ जो है वो आप यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इस तरह के चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारे जो डिजाइन हैं, ये सब आपका जो ऑप्शन है ये सारे जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं अभी डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका भी हमको यूज नहीं करना है। तो वापस से हम आते हैं अपने डेटा ऑप्शन में जिसमें फ्रॉम एक्सेस हमने देख लिया है। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं कि फ्रॉम एक्सेस पे आपको क्लिक करना है एंड आफ्टर द क्लिक यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट ऑप्शन, देन यू क्लिक माई डेटा सोर्स एंड अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन आर्मी, डेटाबेस 1, डेटा टूल्स, दुकान, एलिन। जैसे कि मैंने एलिन यहाँ पे क्लिक किया और एलिन के जो रिकॉर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलएन के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जो एलएन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन भी वोकेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है जैसे कि खुशबू, मोहित, सोनू, तो ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया था एमएस एक्सेस में जब हमने मेल मर्ज का ऑप्शन हमने क्रिएट किया था और जब आपको एमएस एक्सेस के लिए क्लास ली थी। तो यहाँ से हमने ये डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है और इस तरीके से ऑप्शन आपका तैयार है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब है अगर यहाँ पे नेट चल रहा होगा, तो अभी मैंने नेट ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो जो भी नेट से जो डेटा अवेलेबल होता है, मतलब अगर किसी वेबसाइट से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चल नहीं रहा है, इसलिए ये हम यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सेस्ड। नेक्स्ट इज फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट मीन्स कि आपकी जो भी टेक्स्ट की जो फाइल है जो कि हमने नोटपैड पे अगर हमने टाइप कर रखा है तो वो डेटा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माय नेम इज योगेश कुमार गुप्ता, आई लिव इन जयपुर, जो आपको नजर आ गया है, जो कि अपनी टेक्स्ट फाइल्स होती है। ये भी मैंने डिलीट कर दिया है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि हम फ्रॉम एक्सेस से डेटा ले सकते हैं, इंटरनेट से डेटा ले सकते हैं और टेक्स्ट फाइल से भी डेटा ले सकते हैं अगर आपने कोई नोटपैड की फाइल आपने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, वापस एक बार मैं बता दूं इसमें आप किस तरीके से सेमीकोलन वगैरह का यूज लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए सारे जो हमने जो डेटा फील्ड जो हैं उनमें हमारा जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गया है। वापस से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं। इससे बाद में है आपका फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे अगर आप माई एसक्यूएल, अगर आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना हो एसक्यूएल सर्वर, तो वहां से भी आप डेटा ले सकते हैं। एक्सएमएल से भी डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी से भी आप डेटा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इज एक्सिस्टिंग कनेक्शन। तो आपके कंप्यूटर में अभी कौन कौन से जो कनेक्शंस जो अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द एलिन न्यू स्टूडेंट्स के नाम से, माय फ्रेंड्स के नाम से,
तो जो भी डेटा सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका लिस्ट यहाँ पर आपके सामने नजर आती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को देख पा रहे हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हम बात करें तो स्टूडेंट्स, द एलियन स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो वोकेशनल के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक था आपने यहाँ पे देख लिया है एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रेश ऑल, तो इसका वैसे कोई यूज भी नहीं है। अगर आपने कनेक्शन वगैरह काफी यूज में लिए हुए हैं तो उनको रिफ्रेश करने के लिए इस टॉपिक का हम यूज में लेते हैं। तो आगे बना जो ऑप्शन है वो आता है सोर्टिंग। तो सोर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई डेटा ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक रिसेंट डेटा जो है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि डेटा अभी मैंने आपके ही स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका नाम है, आप क्लास में बैठे होंगे, आयुषी रावत, भाविका, दक्षा, तो आपका ही डेटा मैंने ले लिया है। और अगर इनको मैं अल्फाबेटिक अगर शॉर्ट करूं, वैसे तो ये अल्फाबेटिक शॉर्ट ऑलरेडी है, तो इनको मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में थे और इनको आप किसी भी ऑर्डर से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर से इनको असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया है। एक ऑप्शन जो इसमें है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे वैसे जो मार्किंग है वो सभी के 25 मार्क्स आपके जो फर्स्ट टेस्ट जो मैंने लिया है उसमें आए हैं, लेकिन अगर ये मार्क्स अलग अलग होते तो भी ये सॉर्टेड ऑर्डर में आते और इनको हमको यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे अगर आपने क्लिक किया तो केवल एक ही कॉलम का डेटा चेंजेज होगा, जबकि एक्सपेंड द सिलेक्शन करने से सारा डेटा चेंजेज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं फिल्टर। ये ऑप्शन भी आप पहले देख चुके हैं, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं। फिल्टर ऑप्शन में आप किन किन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं उन रिकॉर्ड्स का डेटा आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे कि मेरे को जो रिकॉर्ड्स देखने हैं वो मैंने यहाँ पे देख लिया है। जो सीरियल नंबर मुझे देखने हैं, सारे रिकॉर्ड मुझे अगर नहीं देखने हैं, रिकॉर्ड में अगर आपको शो नहीं करना है तो उनको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आप सारे रिकॉर्ड्स आप देख पाएंगे। इसी तरह से आप टेक्स्ट में भी जाके टेक्स्ट फिल्टर आप लगा सकते हैं कि जिनके नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल में कर देता हूँ, एक बार पूरी टेबल आपको नजर आ रही है, और यहाँ से मैं कहूँ कि केवल वो नाम यहाँ पे शो हो जाए जो कि पी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ओनली पी से स्टार्ट होने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि पिंकी बैरवा, पूजा बैरवा और प्रिया पात्रा, केवल ये रिकॉर्ड जो हैं आपके रिकॉर्ड में आ रहे हैं, बाकी के रिकॉर्ड्स आप में नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके जो ऑप्शंस हैं आपने देख लिया है। और इसके बाद में हम बात करें टेक्स्ट टू कॉलम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि योगेश कुमार, ये स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको, योगेश कुमार गुप्ता, ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। और इस टेक्स्ट को अगर आप अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिनिश आपको कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो नाम है योगेश कुमार गुप्ता, ये अलग अलग कॉलम में, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आपने मान लो कि कोई एड्रेस अगर लिखा होता, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया है 3 अंजनी ENCLA अंजनी एनक्लेव, जोडला, हरमाड़ा, जयपुर, और पिन कोड नंबर भी मैं डाल देता हूँ 3020 जो भी है। तो अगर मैंने ये एक कॉलम में हमने डाला है और अगर हम इसको अलग अलग एरिया में डिवाइड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलम पे आपको क्लिक करना है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, मतलब एलिमिनेट कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अगर इनको डिलिमिनेट करना चाहते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जहां जहां भी मैंने कोमा लगाया है तो यहाँ से आप वो कोमा को आइडेंटिफाई करेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग में अपने आप ही डिवाइड हो गया है और नेक्स्ट करने के बाद अलग अलग कॉलम में आपको ये रिकॉर्ड नजर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लॉट नंबर है वो अलग आ गया है, कॉलोनी का नाम अलग आ गया, एरिया अलग आ गया है, सिटी का नाम अलग आ गया और पिन कोड जो है ये आपके अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। तो अगर आपका जो कंप्लीट एड्रेस अगर आपको एक जगह मिल भी गया है और अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है ये आपके अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए तो इसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो दोस्तों इसका अपोजिट ऑप्शन भी आपको याद होगा, जो मैंने आपको बताया था कि मर्ज टू सेंटर, जैसे होम में जाके अगर इसको मर्ज करना चाहेंगे ना तो हम मर्ज भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड है आपको पहले से ये कर देना है और आप रिकॉर्ड्स को मर्ज भी कर सकते हो, मतलब एक साथ कॉलम को ऐड करने के लिए कॉन्केटनेट नाम से हमने फंक्शन बनाया था। एक बार मैं वापस आपको याद दिला दूं
कि आपको अगर इनको मर्ज करना है तो कॉन्कैटनेट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको ऐड करना है और एंटर दबाना है। तो पूरा जो एड्रेस है आपका ये एक साथ आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से कोमा लगा के आपको लेना पड़ेगा। B2, C2, D2, E2 और FG2 जो भी है, और एंटर दबाने के आप देखेंगे कि जो हमने डिफरेंशिएट किया था उनको आप एक साथ कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है। तो बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन पे, अगली सीट से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहिए। बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के जो आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए MS एक्सेल का जो कंटिन्यू जो सीरीज हमने हमारी चल रही है। तो अगले ऑप्शन पे हम आते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है अगर आपने कोई रिकॉर्ड अगर आपने बनाया है, अगर कोई रिकॉर्ड 2-3 बार अगर आपने एंटर किया है, तो उस रिकॉर्ड में जो डुप्लीकेट वैल्यू जो होगी वो आपकी यहाँ से हट जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो जो डुप्लीकेट जो वैल्यूज थी वो आपकी यहाँ से हट गई है। तो इस तरह से जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। और एक और बात, अगर यहाँ पे आपने अलग अलग कॉलम डाल रखा है तो आपको, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राम, यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने, राम, सोहन, सुनील, भाविका, प्रिया, सुनीला, और मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया एक बार वापस से सुनील, और मैंने सोहन। और यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी विजिट जो है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो अब ये दोनों में आपकी कैलकुलेशन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया रिमूव डुप्लीकेट्स, दोनों कॉलम के बेसिस पर जो डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो यहाँ से रिमूव होगी। तो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आपको नहीं मिली। लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर सुनील तो 2 बार आया था, हटा क्यों नहीं? क्या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 जो है 2 बार आया था लेकिन फिर भी रिमूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने दोनों कॉलम के बेसिस पर इसको सॉर्टिंग करने की, डुप्लीकेट को हटाने की कोशिश की है। लेकिन दोनों कॉलम में भी ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर सुनील का यहाँ पे मार्क्स अगर 3 था तो नेक्स्ट टाइम जो सुनील था उसका तो 35 था, इसलिए ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो सोहन है 2 बार सोहन है, लेकिन दोनों सोहन में यहाँ पर जो 5 है और यहाँ पे 78 है, इसका मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की हम बात कर रहे हैं, सेम पर्सन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर भी 5 हो और यहाँ पर भी अगर मैंने 5 कर दूं, और अब आप देखोगे रिमूव डुप्लीकेट करोगे तो जो सोहन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू समझ गए होंगे आप। तो बढ़ते हैं हम आगे ऑप्शन की तरफ, वो है आपका डेटा वैलिडेशन। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप ध्यान से देखें एक बार। जैसे कि ये रिकॉर्ड तो मैंने मेंटेन किया हुआ ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तो हमारा नेम है और ये हमारी एज है। तो डेटा वैलिडेशन जो होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने दिया डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मान लो कि मैं करेक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जो एज है, द एज शुड बी 18 to 35, मतलब किसी वैकेंसी के लिए जैसे हमने सेट कर दिया है कि एज जो है 18 to 35 होना चाहिए। इनपुट मैसेज जो है वो यहाँ पे आप जो भी आपकी जो भी हो आप अपने मन से डाल सकते हैं। इनपुट मैसेज में आप मैसेज दीजिए यूजर को, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि एंटर एज 18 to 35। ओके स्टूडेंट्स, और एरर अलर्ट में मैंने दे दिया स्टॉप। तो स्टॉप में डालने के बाद मतलब होगा नो चांस, मतलब अगर आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है तो किसी भी तरीके से गलत जो वैल्यू होगा, जो इनपुट होगा, वो लेने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने ओके कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने एज डाली यहाँ पे 34, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ले लेगा, क्योंकि 18 से 35 साल के बीच में है। मैंने यहाँ पे डाला, अगर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ कि 13 ईयर्स, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे मना कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू कि नो चांस, कोई भी चांस नहीं है कि आप गलत इनपुट डाल पाए। मैंने रिट्राई किया, वापस से मैंने ले लिया 78, तो भी ये नहीं लेगा, मतलब कोई भी चांस नहीं है कि आप गलत वैल्यू यहाँ पे ले सके। तो ये तो कहलाता है आपका स्टॉप वाला। एक और ऑप्शन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है सैलरी, और यहाँ के लिए मैंने इतनी इस रेंज में मैंने बाउंडेशन देनी है। डेटा वैलिडेशन पे गया और यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जैसे डेसिमल लीजिए, डेट, टाइम, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपकी बार मैं नंबर ले लेता हूँ, और सैलरी शुड बी लेस देन, मैंने कह दिया कि सैलरी जो है 5000 से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो है 5000 डिसाइड कर दी। इनपुट मैसेज में मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि सैलरी जो है SALARY, सैलरी लेस देन 5000 मेरे को करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्टॉप की जगह इस बार मैं दे देता हूँ आपको वार्निंग, और वार्निंग में मैं आपको दे सकता हूँ कि आर यू श्योर, मतलब एक बार कंफर्मेशन लेगा, या मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो भी पर्सन है जिसको आप सैलरी देना चाहते हो, ये इट हैव स्पेशल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, मतलब ये कह सकता हूँ कि दिस इज एक्सपीरियंस
अगर एक्सपीरियंस है तो उसको हम 5000 से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये एक तरह से आस्किंग क्वेश्चन है कि क्या जो पर्सन है हमारा वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अगर उसको है तो हम दे पाएंगे ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है ओके। अब आप देखिए सैलरी हमको 4500 में डाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए मैंने अगर 4500 डाला, मतलब 45,000 रुपए में अगर मैंने सैलरी डालने की कोशिश की, तो यहाँ पे पूछ रहा है दिस इज एक्सपीरियंस्ड, मतलब ये जो पर्सन है ये क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर एक्सपीरियंस है तो हम उसको सैलरी दे सकते हैं। यस, हमने कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 1200 तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ 500, मतलब 100 रुपीज भी अगर मैं ज्यादा डाल रहा हूँ, तो ये पूछेगा दिस इज एक्सपीरियंस्ड, क्या ये जो पर्सन है इसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ, और हमें पता है कि अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अगर नो किया तो दोबारा से आपको एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वापस से मैं वही वैल्यू डालता हूं तो ये एरर देगा, और आपको पास वार्निंग देने के बाद यस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू भी एक्सेप्ट आपकी हो जाती है। यस करने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब आपने जहां पे अगला जो ऑप्शन है सर्किल इनवैलिड डेटा, जहां पर भी आपने कंडीशन के अगेंस्ट जाके अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये आपको राउंड रेड सर्किल में आपको ये एक तरह से वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे आपने इनपुट के अगेंस्ट जाके आपने इनपुट डाला है, क्योंकि आपने इनपुट के रूप में सेट किया था 5000 से लेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपने अगर गलत वैल्यू डाली है, गलत इनपुट डाला है, इनपुट के अगेंस्ट अगर आपने वैल्यू इनपुट की है, तो यहाँ पे आपको रेड सर्किल में आप ये नजर आ जाता है, और आप चाहे तो इसको इनवैलिड भी यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन सी कंडीशन है। तो डेटा वैलिडेशन में जाके आप सेटिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू, लिस्ट, डेट, टाइम, वो भी जो भी आप देखना चाहते हैं, या किसी का नाम डिसाइड करना चाहते हैं कि नाम आपका 12 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 अक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या पर्टिकुलर कोई डेट फिक्स कर देना चाहते हैं कि जैसे किसी वैकेंसी के लिए डेट जो है वो आपकी इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच की होनी चाहिए, तो मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट आप यहाँ पे डिसाइड कर दें। इनपुट मैसेज आपको मैंने बता दिया, जो भी आपकी इच्छा हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा इग्नोर ब्लैंक भी कर सकते हैं। इग्नोर ब्लैंक का मतलब है कि ब्लैंक वैल्यू किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपको कोई ना कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप इग्नोर ब्लैंक पे क्लिक कर दें। एरर अलर्ट में आपको मैंने बताया कि 3 ऑप्शन आपके सामने थे, तो एक बार वापस से मैं आपको बता दूं 3 ऑप्शन कौन से थे आपके, जिसमें स्टॉप का मैंने करके दिखा दिया, वार्निंग का करके दिखा दिया, और एक होता है इन्फॉर्मेशन का। ये केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा किसी भी वर्किंग को करने से पहले। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि इट इज इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मैंने ओके किया। तो अब आप यहाँ पे जब जाएंगे तो कोई भी वैल्यू डालने से के लिए आपको एक ओनली केयर इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी इसका वैसे कोई भी यूज नहीं होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट नहीं की थी। तो मैं यहाँ पे अगर एक देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दे दिया है डेसिमल और मिनिमम या बिटवीन या लेस देन, जैसे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया है। और यहाँ पे आप वापस से देख लें एक बार, एरर अलर्ट में यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ओके। तो यहाँ पे जब आप लेके जाते हैं तो ये केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बताता है इट इज द इन्फॉर्मेशन ओनली, क्योंकि आप आर यू श्योर, मतलब इट इज द इन्फॉर्मेशन ओनली का जो मैसेज है वो आपके सामने यहाँ पे श्योर हो जाता है। बाकी ना तो ये आपको वैल्यू डालने से रोक पाएगा, क्योंकि आपने जो भी वैल्यू डाली है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वैल्यू होती है कि इट इज इंफॉर्मेशन ओनली, मतलब ओनली फॉर वार्निंग। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कंसोलिडेट की ऑप्शन आपका यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं इस ऑप्शन को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस ऑप्शन के लिए हमारे पास सेम टेबल, आपके पास काफी सी जो टेबल होती है वो हमारे पास बनी हुई होनी चाहिए। तो अगर आपको मैं इसका शॉर्ट पार्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि कंप्लीटली ये नहीं हो पाएगा, तो मैं 2 या 3 टेबल जो मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, जो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ओपन कर लिया है, 1-2 टेबल में और के लिए और ओपन कर देता हूं। जैसे मैंने ये आपकी एक टेबल जो है वो भी मैंने ओपन की है, तो मैं इसको कंसोलिडेट के ऑप्शन पे मैं जाता हूं और यहां से मैं कुछ रिकॉर्ड को ऐड कर रहा हूं। ये मैंने ऐड किया, और जो दूसरी टेबल है वहां से भी मैं कुछ डेटा ऐड कर रहा हूं। ये मैंने यहाँ से ऐड किया, और ऐड करने के बाद आप किसी भी दूसरी टेबल पे आप यहाँ पे आके आप देख सकते हैं टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, और यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होगा, इस ऑप्शन से आप यहाँ से अलग अलग टेबल का बना सकेंगे। तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको इसके लिए सेम टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अगर कोई भी जो डेटा ले रहे हैं, जैसे कि आप उसी टेबल पे चलते हैं एक बार, जो कि हमने भी क्रिएट की थी। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं
कि अगर मैं, जैसे मार्केट में हम अलग अलग तरीके से, जैसे टेंडर होते हैं उसके लिए भी यूज में आता है, या मैं एक छोटा सा एक बार बिल्कुल एक अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक टीवी लेना है, आपको फ्रीज लेना है, आपको एक एलईडी भी चाहिए, आपको एक आयरन आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लेना है, आपको वॉशिंग मशीन आपको लेनी है। ये आपके प्रोडक्ट हैं, आपके 5 प्रोडक्ट मैंने ले लिए हैं। इनकी जो एमआरपी है वो मैंने यहाँ से डिसाइड कर दी है। जैसे कि जो भी एमआरपी आपको अच्छा लगे वो हमने ले लिया, और यहाँ पे एलईडी जो है मैंने डाल दिया है कि यहाँ पे 8000 की एलईडी है, आयरन जो है वो आपकी 1000 की है, और वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी 15000 की है। या मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने 16000 यहाँ से कर दिया है। अगर इसका हम टोटल लगाते हैं तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टोटल लगाया और ये वैल्यू हमारे सामने 52,000। अब प्रॉब्लम ये है, आप ये समझ ले कि आपको अगर ये प्रोडक्ट अगर को खरीदना है तो किसी एक ही शॉप से आपको ये टॉपिक खरीदना है, अलग अलग शॉप पे आपको नहीं जाना है। तो अब देखिए आप ऑप्शन ये किस तरह से होगा। व्हाट इफ एनालिसिस में हम गए गोल सिनेरियो मैनेजर पे। सिनेरियो मैनेजर में जाने के बाद जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है टोटल एक मार्केट से खरीदना है, जैसे कि मुझे ये खरीदना है मेट्रो से, तो मेट्रो से मुझे ये मेट्रो जो शॉपिंग मॉल है वहां से मुझे परचेज करना है। तो वहां पे ये जो प्रोडक्ट है, जो टीवी है, ये आपको मिल रहा है 11,500 में, मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो मैं गया आपके विशाल मेगा मार्ट में, और यहाँ पे जो ये जो फ्रीज जो 15,000 रुपए का जो था, ये आपको मिल रहा है 15,300 रुपए का, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं जाता हूँ रिलायंस डिजिटल मार्केट में, और वहां पे मैंने पता किया कि यहाँ पे 8,000 का जो है ये आपको मिल जाएगा वहां पे 7900 में, ऐड मैंने यहाँ पे कर दिया है। और इसके बाद मुझे लिखना है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे नेशनल हैंडलूम के बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ से मैंने पता किया कि जो आयरन जो है आपकी, ये आपको वहां पे मिल जाएगी 900 रुपीज में, या मैं थोड़ा सा ज्यादा कर सकता हूँ, मैंने 400 ही कर दिया, काफी अच्छा वैल्यू है। और ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, लास्ट ऑप्शन जो है, जैसे कि मान लो कि ये मैं जाता हूं आपका गणेशम, आपने सुना होगा एक कोई शॉपिंग दुकान, और यहाँ पे मैंने 16,000 की जगह यहाँ पे मैंने ले लिया, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 16,000 की जगह 200 या 300, ये ज्यादा भी ले सकता है, कम की कोई जरूरी नहीं है। और मैंने ऐड कर दिया है। ऐड कर देने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे समरी पे क्लिक करना है और किसी भी ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है, और उसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने जो अलग अलग जो वैल्यू आपने जो तैयार की है उसका एक सिनेरियो जो है वो आपका रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक बार सम कर देता हूं तो आपको याद आएगा, जो वैल्यू हमने पहले सम की थी वो वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई है, क्योंकि 52,000 का हमारा बैलेंस था। और अब हम इसको आगे स्किप करेंगे तो वैल्यू आपकी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं दोस्तों, आपको नजर आ जाएगा। द एलन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के बी वोकेशनल के स्टूडेंट्स जो आप हैं, आपको सभी का आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके इनकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करें। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 52,000 है, यहाँ पे आपका 51,500 है, तो अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है अगर हमने कोई वैल्यू कम की है। तो अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे सस्ता जो दे रहा है ये कौन दे रहा है, तो हम देख पाएंगे कि सबसे जो सस्ता है इनमें से वो वैल्यू है आपकी नेशनल हैंडलूम की। क्योंकि हमको जो पूरा प्रोडक्ट जो खरीदना है वो हमको एक ही दुकान से परचेज करना है, अलग अलग शॉप पे हम नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमको नेशनल हैंडलूम को हमको फाइनलाइज करना है, क्योंकि ऑल ओवर जो सारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे सस्ता दे रहा है कौन, नेशनल हैंडलूम आपको सबसे सस्ता दे रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि सर अलग अलग दुकानों से भी सामान परचेज कर सकते हैं, कि स्टूडेंट्स मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा नहीं होता, ये टेंडर निकालने के लिए काम में आता है। आप अगर कोई मकान बनाते हैं तो आप ऐसा तो नहीं है कि ये ईंटों के लिए आप किसी और के लिए बनाएंगे, कलर के लिए किसी और को बनाएंगे, प्लास्टर के लिए किसी और को बुलाएंगे, आपका मार्बल वगैरह या टाइल के लिए किसी अलग को बुलाएंगे। बुलाना तो सभी में किसी एक ही कॉन्ट्रैक्टर को है, तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर से ही हम ये काम करवा सकते हैं, लेकिन हम रेट अलग अलग से ले सकते हैं। और जो ऑल ओवर जो सबसे सस्ता पड़ता है उसी कॉन्ट्रैक्टर से हम हमारा मकान बनवाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, क्योंकि अगर जब टेंडर निकलता है, जैसे किसी रोड का अगर टेंडर निकलता है तो कोई बोलेगा कि मेरे ये रेट है, तो अलग अलग आइटम्स के अलग अलग रेट बताता है, लेकिन ऑल ओवर कंप्लीटली वर्क जो सबसे सस्ता करके देता है कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही मिलता है। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका उसी को मिलेगा जो आपका सबसे सस्ता दे रहा है, भले ही वो किसी एक प्रोडक्ट को महंगा दे रहा हो या सस्ता दे रहा हो, लेकिन ऑल ओवर तो हम पूरे प्रोडक्ट को एक साथ ही देखेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हम अगले टॉपिक की तरफ।
तो जो अगला टॉपिक हमारा है, जहाँ पे अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो कि हमारे पास 52,000 है और अब हम ये चाहते हैं कि हम तो केवल हम आपके 51,000 का ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं देना है। तो गोल सीक पे हम आएंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 51,000 रुपए ही मैं दे सकूंगा। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट में जो फाइनल जो बिल है वो हमने यहाँ पर वैल्यू तैयार कर दी है 51,000 रुपए की, तो आपको किसी न किसी वैल्यू में तो चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपने बिल में 51,000 का बिल बनाइए और किसी न किसी प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे फ्रिज में डिस्काउंट ले लिया और ओके यहाँ पे कर दिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 14,000 रुपए रह गए और यहाँ पर 51,000 रुपए वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमने गोल सीक के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट पहले मिल रहा है। जैसे गोल सीक पे आउटपुट पहले मिल गया, जैसे मान लो कि मेरे को 53,000 का बिल बनवाना है तो मुझे किसी न किसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि एलईडी की प्राइस यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो एलईडी की प्राइस तो 9,000 कर दी गई और आपका आउटपुट जो है वो 53,000 आपका यहाँ पे आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल के लिए आपको क्या करना है, मैं नई शीट पर आपके आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको 1 लिखना है और यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ से सीरीज बनानी है। तो आप देख लीजिए, ये कंट्रोल के साथ मैंने सीरीज बना ली, जहां तक भी आप बनाना चाहें। जैसे कि मैंने 20 तक बना ली है और यहाँ पे भी आप ये सीरीज बना ले 20 तक या 15 तक। अब आप देखिए, यहां से मैं थोड़ा जूम कर देता हूं स्टूडेंट्स, आपको नजर आ जाएगा। मैंने क्या किया है कि यहां से इस 1 को आपको रिमूव करना है और इक्वल का चिन्ह आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, नहीं तो अगर एक बार आप स्किप कर देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 15 तक टेबल ले ली और यहाँ तक भी 20 तक टेबल ले ली है। इसके बाद A1 मल्टीप्लाई B1 को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आपने एक तरह से रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए आप यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई B1 करने का मतलब है आपने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद आपको पूरी जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको डेटा टेबल पे जाना है और इनपुट सेल में आपने जो वैल्यू ली थी, आपको याद होगा हमने इनपुट के रूप में ये रो में लिया था ये वाला और कॉलम के रूप में लिया था हमने ये वाली वैल्यू, और उसके बाद ओके कर देना है। तो आप अब देख पाएंगे कि हमने एक तरह से हमारी जो टेबल्स है, पहाड़े जो है हमने तैयार कर दिए हैं। तो आप इधर से मूवमेंट करें या इधर से मूवमेंट करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक तरह से हमारी जो टेबल है वो हमने यहाँ पे तैयार कर दी है। आप दोनों तरफ से मूवमेंट भी आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो भी 30 आएगा और 6 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो भी 5 करेंगे तो भी आंसर वैल्यू वही आएगा। और इसमें से किसी भी वैल्यू को आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि द कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ ए डेटा टेबल, डेटा टेबल का कोई भी जो पार्ट है वो आपका रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आप सेट कर सकते हैं, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप इधर से मूव करें या इधर से मूव करें, दोनों का जो टोटल है वो आपके सामने आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं तो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह जैसे आपने प्लस किया है मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड आप कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जैसे मान लो कि मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज अगर निकालना है तो इसके लिए भी आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ से देख सकते थे कि मैंने दोनों वैल्यू का, रो का और कॉलम का जो वैल्यू का है वो हमने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया है और आंसर आपका यहाँ पे सामने आ गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में हम चलते हैं आगे। तो उसके बाद जो अपना लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका आता है ग्रुप करना और अनग्रुप करना। तो ग्रुप अनग्रुप के लिए क्या होता है कि जो भी आपने टेबल बनाई है उस टेबल को आप इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, जो भी कॉलम आपको जो नजर आते हैं उनको आप यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं और उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से अनग्रुप कर दिया है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ, रियल एग्जांपल आपके सामने में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल है, आपको नजर आ रही है, काफी अच्छी टेबल है, जो RSCET के जो स्टूडेंट्स उनकी एक टेबल यहाँ पे क्रिएट है। अब जैसे कि मुझे ये कॉलम जो है वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो मैंने यहाँ से इसका ग्रुप कर दिया और इसको मैंने एक तरह से कंप्रेस्ड कर दिया है। और ये वाले कॉलम को भी मैं अगर कंप्रेस्ड कर देता हूं तो ये इस तरीके से ग्रुप बन जाता है, जिसको कि आप वापस से अनग्रुप भी कर सकते हैं।
तो ये आपको ग्रुप करना और अनग्रुप इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है अनग्रुप, तो ये आपका जो कॉलम्स है वो आपके अनग्रुप आपको नजर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनग्रुप कर दिया है, तो जो कॉलम है, जो भी आपको कॉलम देखने हैं या नहीं देखने, उनको क्लियर आउटलाइन आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपका ग्रुपिंग करने के लिए यूज में होता है। तो यहाँ से आप ग्रुप या अनग्रुप का जो रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अनग्रुप करने के लिए। अगला जो ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं यहाँ से अलग अलग निकाल के आप वापस से भी उसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिनको आपने कंप्रेस कर दिया उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सब टोटल की। तो सब टोटल के लिए क्या होता है कि जैसे हमने कॉलम बनाया, यहाँ पर हमारी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं सब टोटल आपको करके दिखा देता हूँ कि किन किन कॉलम के बेसिस पर आप सब टोटल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट्स का जैसे नेम है उसके बेसिस पर आपको सब टोटल करना है, तो आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड है उसका सब टोटल यहाँ पे बन गया है। और यहाँ से आप इनको कंप्रेस्ड कर सकते हैं और यहाँ से वापस से इनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप सब टोटल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी का रिकॉर्ड आप हाइड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड को आप हाइड भी कर सकते हैं, और अगर शो करना चाहते हैं तो वापस से आप इसको शो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी रिकॉर्ड को सब टोटल को हाइड कर सकते हैं, या वापस से मैं रिमूव कर देता हूं तो पूरी जो कंप्लीट जो टेबल है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाती है। तो ये जो सब टोटल का ऑप्शन आप समझ गए होंगे, एक बार वापस फिर से देख लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद किन किन कॉलम के बेसिस पर आप टोटल लगाना चाहते हैं, और ओके मेरे करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ग्रुपिंग जो बनी हुई है, ये आपके जो अलग अलग जो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, काउंट 1, काउंट 2, 2, 3, 4, तो यहाँ से आप इनको ग्रुप या अनग्रुप यहाँ पे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था वो आपका था डेटा मेनू, और इसमें आज हमने एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन, सॉर्टिंग और फिल्टर, डेटा टूल और आउटलाइन के बारे में हमने आपके डिस्कस किया है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और द एलन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो अभी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, इन वीडियोज की हेल्प से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू लैब में कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।